Assalamu alaikum. So guys, here we are with the review of P1 as I promised, क्योंकि मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स में जो भी पेपर्स चेकिंग करने के लिए मेरे पास आए थे तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी एंड आई वाज शॉक टू सी द रिजल्ट ऑफ द 11th ग्रेड। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा जो है वो लिविंग ऑन दी एज वाला सीन यहाँ पे चल रहा होगा कि भाई बच्चे पता ही नहीं उनको कि एग्ज़ाम किस तरह से आना है। मतलब मुझे पेपर्स देख के बहुत ही ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री फीलिंग्स आई थी और जहाँ जहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो जो बच्चों के पेपर्स चाहे वो सॉफ्ट कॉपी में आए हों या चाहे वो हार्ड कॉपी में आए हों मेरे पास चेक करने के लिए, तो आई वॉजंट सेटिस्फाइड। तो सबसे मैंने फिर सोचा ये कि भाई P1 का एक रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि जो मैंने पेपर दिया था हर जगह वो यही था कि 2023 का जो वेरिएंट 2 आया था P1 का वो पेपर 1 में दिया था। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए, ऐसी ऐसी नई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमारे सामने आए कि जो हमें भी नहीं पता थे कि आज ये चल रहा है आईटी सेक्टर में, जो बच्चों को पता था। सही है, तो दैट इज़ अ टॉन्ट, इफ़ यू गेट इट राइट। बेसिकली सो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें 3 डिवाइसेस बतानी थी आउटपुट की। ठीक है, लोगों ने क्या क्या नहीं टिक किया हुआ भाई, डीवीडी टिक की हुई है, माउस टिक किया हुआ है, कीबोर्ड टिक किया हुआ है। हाउ ऑन अर्थ यू कैन से अ कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस? मतलब मैं उस लेवल पे पहुंच नहीं पा रहा था कि 11th ग्रेड के बच्चे को कीबोर्ड एज एन आउटपुट डिवाइस क्यों लग रहा है भाई। मतलब क्या क्या सोच है उसके दिमाग में, मुझे तो पूछना था उससे जाके कि भाई आपने क्या सोचा इसको टिक करने से पहले। सो बेसिकली इसमें सिर्फ 3 थे। एक्चुएटर था। एक्चुएटर क्या होता है बेटा? ऐसा डिवाइस या ऐसी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम कि जो कंट्रोल सिग्नल्स जो यूजर दे उनको किसी फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दे। तो जाहिर बात है जब वो किसी कंट्रोल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा किसी फिजिकल सिग्नल में, किसी फिजिकल मूवमेंट या एक्शन में, लेट सपोज कि आपके पास जो एक स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर आ रहा है तो आपने उसको एक कंट्रोल सिग्नल दिया कि भाई टर्न ऑन हो जाओ और घर की सफाई कर दो। दिस वॉज द कंट्रोल सिग्नल, राइट? तो आउटपुट में वो क्या करेगा? फिजिकल मूवमेंट करेगा ना, फिजिकल मूव होगा और जगह को साफ करेगा। तो क्या ये एक्चुएटर ने आउटपुट के लिए कुछ काम किया? यस, तो दैट्स वाई हमने उसको टिक कर दिया। दूसरा, प्रिंटर। पता है आपको भाई प्रिंटर क्यों है? क्योंकि वो आउटपुट में आपको एक हार्ड कॉपी देके जा रहा है। स्पीकर क्यों? क्योंकि वो आउटपुट में आपको वॉइस देके जा रहा है। तो इस तरह से आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो पता ही चला कि यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई कन्वर्ट करो 2 बाइनरी नंबर्स को इनटू हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा मैथ्स खेलने की कोशिश की है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं था करने का। वर्किंग स्पेस में जो आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है बहुत ही सिंपल रखना था, कुछ भी आपने नहीं करना था, बहुत ही इजी पीजी आप लेके चले जाते सारी बातें यहाँ पे मुकम्मल हो जाती। ठीक है, तो इसमें करना ये होता है कि सिर्फ आपको जो टेबल दिया हुआ था ना बुक में, देखें सीन ये होता है कि जैसे ये नंबर दिया हुआ है ना आपको 11 सॉरी ये, तो आपको ना 4 बिट्स में तोड़ना होता है। ठीक है, 4 बिट्स में तोड़ो और उन 4 की वैल्यू टेबल में से देखो कि टेबल में, और वैसे तो वैल्यू याद भी होनी चाहिए आपको क्योंकि टेबल मिलेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है टेबल में जो वैल्यू बन रही हो वो लिख दो। अब यहाँ पे एक पंगा हो सकता है, मिसाल के तौर पे अगर ये नंबर कुछ ऐसे होता ना, मैं यहाँ पे ज़रा सा लिख रहा हूँ उसके बाद मिटा दूंगा। अगर ये नंबर कुछ ऐसे होता कि भाई ये होता 0 1, ठीक है, फिर आपके पास आते 2 0, फिर आते 2 1, लेट सपोज अगर ये ऐसे होता तो हम क्या करते? हम पहले, अब शुरू कहाँ से करते हैं ब्रेक करना? यहाँ से राइट मोस्ट बिट से शुरू करते हैं और 4 में पहले ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इसको अलग करेंगे। अब इसको कैसे अलग करेंगे भाई? जो भी है ना ये, इसके आगे खुद से 2 0 लगा दो और इनको 4 बिट्स बना दो। ऐसे सीन होता है। लेकिन इस सिनेरियो में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है इसमें 4 में खुद ही टूट रहे हैं, तो फिर आप इसमें वैल्यू कैसे निकालते भाई? 0001 की वैल्यू निकालते और इसका वैल्यू तो आपको पता होती। ठीक है, तो जस्ट समझाने के लिए कि अगर कभी बिट्स पूरे ना हो रहे हो तो आपने क्या करना होगा बेटा? आपने सिंपली क्या करना होगा कि आपने उन 4 में से पीछे एक वैल्यू सेट कर देनी होगी और इस तरह से आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पूरा सिनेरियो को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो 2 आंसर्स जनरेट हुए थे वो एक 9D हुआ था और एक 0D हुआ था। या आप टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं जब आप चाहें तो। ठीक है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी। आगे चले, जिस इसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा भंड मारे बच्चों ने।
यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ था कि ये वैल्यू एक स्टोर हुई है और हमें जो है ना लॉजिकल राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट का क्या मतलब है कि हम सीधे हाथ पे जा रहे हैं। अब आप देखें, जब आप सीधे हाथ पे जा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कितने शिफ्ट करने हैं, 3 शिफ्ट। यानी कि अब ये जो 3 बिट्स है ना बेटा, एक मिनट सॉरी, ये जो 3 बिट्स है ना ये तो चले जाएंगे राइट पे। जब ये राइट पे जाएंगे तो ये गायब हो जाएंगे। तो अब नंबर शुरू कहाँ से होगा, इस 1 से शुरू होगा और ये नंबर रह जाएगा। जब ये नंबर रह जाएगा तो आगे 3 0 लगाने भी तो पड़ेंगे ना उसको 8 बिट रजिस्टर में स्टोर करने के लिए। तो 3 0 आगे ऐड हो जाएंगे। तो 3 0, 1 0 पहले से था तो 4 0 हो गए और कितने 1 रह गए बेटा, 4 1। ठीक है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में कि जब हम राइट शिफ्ट पे जाते हैं ना तो हम उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं 2 की पावर उतने ही शिफ्ट जितने गए हैं। ठीक है। अब जो भी इसकी बाइनरी वैल्यू बन रही होगी ना, आई थिंक कोई 121 बन रही थी या क्या बन रही थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। बहरहाल पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे कि इसकी क्या वैल्यू बन रही है डेनरी के अंदर। ठीक है। तो डेनरी की वैल्यू इसकी हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि क्या बन रही है। उसको समझ लो कि उस वैल्यू से डिवाइड करना है जो 2 की पावर उतने शिफ्ट्स में आई है। अब देखो, लेट सपोज 121 बन रही है ना, उसको 2 की पावर कितने शिफ्ट गए, 3 शिफ्ट, तो 2 की पावर 3 से करना है। तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। अब समझो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे ही हमने राइट शिफ्ट किया तो अब स्टेट 1 इफेक्ट दिस लॉजिकल शिफ्ट हैज ऑन द बाइनरी नंबर। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या आएगा कि भाई जो कंप्यूटर में 8 बिट के रजिस्टर में ये वाली वैल्यू स्टोर हुई थी ना, जब हमने राइट शिफ्ट किया तो क्या हुआ, वो वैल्यू इनकरेक्ट हो गई। तो डाटा मिसप्लेस भी हो सकता है, डाटा इनकरप्ट भी हो सकता है, डाटा करप्ट भी हो सकता है। ऐसे ही है ना, तो डाटा फॉल्स हो गया। सेकंड जो था इसमें मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ था इट इज डिवाइडेड बाय 8, तो वो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया कि कैसे, कि जब 3 राइट शिफ्ट जाएंगे तो डिवाइड बाय 2 की पावर उतनी ही पावर से होगा जितने राइट शिफ्ट गए, और अगर लेफ्ट शिफ्ट जाते हैं तो वैल्यू फिर मल्टीप्लाई होती है 2 की पावर उतने ही शिफ्ट से के जितने गए होंगे। ठीक है। तो आई गेस ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, पार्ट सी पे देखते हैं। गिव 2 reasons why a programmer may use hexadecimal to represent binary numbers। बताओ। सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा जा सकता था वो ये था कि easier and quicker to understand, read और write। ठीक है। जाहिर बात है कि देखें बाइनरी में डायरेक्टली हर चीज़ को समझना, लिखना, पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। सोचें ज़रा, पूरी स्क्रीन पे बाइनरी भरा हुआ हो, कैसे समझ में आएगा, इतनी आसानी से नहीं आएगा ना। तो हेक्सा इज एन इंटरमीडिएट फॉर्म, जो कि हाई लेवल को पहले आप हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे होते हो, क्योंकि जैसे कीबोर्ड है ना, लेट सपोज, तो उस पर जब ए हम प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो हेक्स कोड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इंटरमीडिएटरी फॉर्म जो है ना वो हेक्स कोड है। क्यों है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज के कंपैरेटिवली हेक्स कोड इज वेरी मोर इजियर टू अंडरस्टैंड और क्या, रीड और राइट। सेकंड इसमें क्या लिखा जा सकता था कि इजियर एंड क्विकर टू डीबग, कि जब एरर्स निकालने होंगे तो सिर्फ 0 और 1 में से एरर को ढूंढना ही एक अजीम काम बन जाएगा ना, तो हेक्स कोड में से फौरन से हम एरर भी निकाल पाएंगे। लेस लाइकली टू मेक अ मिस्टेक, जाहिर बात है कि कुछ चीज़ें होंगी जो हेक्स कोड में लिखी हुई होंगी जो हमें याद होंगी, तो उसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी कम है। और शॉर्टर रिप्रेजेंटेशन टेक्स अप लेस स्क्रीन स्पेस। अब यहाँ पे बच्चों ने क्या लिखा हुआ है कि इट टेक्स अप लेस स्पेस इन द मेमोरी। भाई कैसे हो सकता है, ये बाइनरी सबसे कम स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, ये हमेशा याद रखना। हेक्सा कोड जो भी होगा वो तो जाहिर बात है, वो तो एक कैपिटल ए ही 4 बिट्स लेके जा रहा है ना, तो वो मेमोरी कैसे कम ले सकता है, हेक्सा तो ज्यादा ही मेमोरी लेता है। लेकिन जब स्क्रीन पे आप शो करते हो ना उसको, तो जाहिर बात है कि ABCD लिखा हुआ एक कम स्पेस ले रहा होता है, बजाय इसके कि वो पूरे पूरे बिट्स बाइनरी में लिखे। अब इस सवाल में बच्चों ने पता नहीं क्या कुछ लिखा है कि भाई वो यूं होता है, तो वो हेक्साडेसिमल को हम आसानी से जो है वो कंप्यूटर को समझ में आ जाता है। बिल्कुल ही समझ लो कि अजीब सी अप्रोच लगी मुझे एक CS के बच्चे की, कि वो हेक्साडेसिमल को ये कह रहा है कि कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाता है। बहुत ही बड़ा ब्लंडर है ये। सही है। 2 नंबर इन 2 पॉइंट्स को डिस्कस करके इजीली आप लेके आ सकते हो। उसके बाद डेनरी नंबर को कन्वर्ट करना था हेक्सा में। तो भाई डेनरी नंबर को कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, जो भी है डेनरी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करना शुरू कर दो 16 से। 16 से 301 को जब डिवाइड किया तो 18 आंसर आया, तो बचा पीछे क्या 18 आंसर आया और 13 रिमाइंडर बचा।
उसके बाद जब 16 1 से 16 किया तो 2 रिमाइंडर बचा। फिर यहाँ से शुरू करते हैं ना, जहाँ से मैंने एरो बनाया हुआ है यहाँ से शुरू करते हैं ना, तो 1 2 और 13 जो है वो हेक्सा में क्या होता है, डी होता है। तो दैट्स हाउ यू गेट द डी, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। When keys are pressed on a keyboard, the text is converted to binary to be processed by the computer. Describe how the text is converted into binary to be processed by the computer. इसमें भी बच्चों ने बहुत कुछ लिखा है। When we press the keyboard और it just goes through a wire and that wire current passes, और पता नहीं क्या क्या भाई पढ़ के, भाई मैंने कहा ना नई नई इन्वेंशंस ऐसी हो रही थी पढ़ने के बाद कि मुझे लग रहा था कि कुछ नया इन्वेंट हुआ है जो शायद हमें भी नहीं पता अभी, और इनको पहले पता चल गया। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई कैरेक्टर सेट यूज़ होगा लाजमी बैकएंड पे किसी भी कीबोर्ड के होता है, चाहे वो आस्की हो सकता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, या तो एक्सटेंडेड आस्की हो सकता है या यूनिकोड हो सकता है। आजकल यूनिकोड ही होता है क्योंकि उसमें इमोजीज वगैरह सारे सपोर्टेड होते हैं, आस्की में नहीं थे, और उसकी लिमिट भी बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2 बिलियन कैरेक्टर्स की सपोर्ट है, और उसमें जो है वो 65,000 कैरेक्टर्स की सपोर्ट होती थी। तो एक तो ये यूज़ हो रहा होगा जो इंटरमीडिएटरी फॉर्म में यूज़ हो रहा होगा, सही है। दूसरा क्या होगा, ईच कैरेक्टर सेट हैज़ अ यूनिक बाइनरी वैल्यू, डेफिनेट सी बात है। लेट सपोज के 0x9c ये एक एरर कोड है, सही है, लिख देता हूँ यहाँ पे 0x9c। अब ये जो कोड है, चलो एरर कोड लिखा है, अगर ये कोई और कोड भी हो, ये किसी की का कोड भी हो, तो भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन है ना बाइनरी में, तो उसमें ये खुद ही कन्वर्ट होगा क्योंकि वो प्रोग्राम पीछे से हुआ होगा। लेकिन हमारे समझने की आसानी के लिए क्या किया हुआ है कि एक इंटरमीडिएटरी तौर पे आस्की या यूनिकोड में इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जो अभी मैंने लिखी है ऐसी पहले होगी, उसको फिर उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर क्या है, व्हेन एनी की इज प्रेस्ड इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू इट्स इक्विवेलेंट हेक्स कोड देन इनटू मशीन कोड, ठीक है। ये 3 पॉइंटर्स आप डिस्कस कर लेंगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर text that is input into a computer can be stored in a text file. A text file can be compressed using lossless compression. State what effect. अच्छा, अब इसमें बच्चों ने क्या लिखा, it will not reduce the file as it is a lossless compression। और भाई सवाल तो समझो वो क्या रहा है, वो पूछ ही यही रहा है कि बेटा जब वो कंप्रेशन का वर्ड आ गया ना, तो चाहे वो लॉसलेस हो चाहे वो लॉसी हो, जब कंप्रेशन का मतलब आ गया तो साइज ओरिजिनल तो नहीं रहा, ये बात तो डन हो गई है, ठीक है। ये बात तो डन हो गई है कि साइज ओरिजिनल रहा ही नहीं फाइल का। जब साइज ओरिजिनल नहीं रहा तो इसका एक ही मतलब है कि इट रिड्यूसेस द फाइल साइज, चाहे वो लॉसलेस हो चाहे वो लॉसी हो, ठीक हो गया। ये बच्चों ने नहीं लिखा हुआ था, मैंने कहा डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ लॉसलेस कंप्रेशन कंप्रेसेस द टेक्स्ट फाइल, सही है। सॉरी, अब यहाँ पे बच्चों ने गलती क्या की है, उन्होंने कहा है कि RLE इज यूज्ड। ये बात गलत है क्योंकि सिर्फ RLE कंप्रेशन मेथड नहीं है, और भी हैं। हमारे करिकुलम में RLE डिस्कस हुआ है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि RLE के अलावा और नहीं है, और भी हैं। तो ये लिखना खाली कि RLE इज यूज्ड, ये बात वैलिड नहीं होगी। तो आपने क्या लिखना है, अ कंप्रेशन एल्गोरिथम इज यूज सच एज RLE। उसकी एक एग्जाम्पल है भाई, RLE हो सकता है, रन लेंथ इनकोडिंग, पूरा नाम लिखिएगा। उसके बाद क्या होता है बेटा, टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस करने का। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने क्या लिख दिया कि जो भी अननेसेसरी डिटेल्स होती हैं उनको हटा दिया जाता है। ओ मेरे भाई, टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है, अननेसेसरी डिटेल्स कौन सी होंगी टेक्स्ट फाइल में? बेटा इमेज में होती है अननेसेसरी डिटेल्स, कि भाई एक पोर्ट्रेट ली हुई है, बैकग्राउंड में जो भी ब्लर आ रहा है कुछ आ रहा है वो अननेसेसरी, अगर ना भी हो तो चलेगा। टेक्स्ट फाइल में तो हर वर्ड ही नेसेसरी है ना, वरना वो टेक्स्ट फाइल है ही क्यों? उसको कैसे कंप्रेस किया जाएगा? तो जो भी रिपीटिंग वर्ड्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, पैटर्न्स होंगे, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको इंडेक्स कर लिया जाएगा। क्या मतलब कि अगर मिसाल के तौर पे कि हमारे पास 1 2 3 4 दफ़ा ए आ रहा है तो हम इसको डायरेक्टली यूँ लिख देंगे बेटा 4A। तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने इसको इंडेक्सिंग कर ली है, सही है, विद द नंबर ऑफ अकरेंसेस, यानी कितनी बार एक नंबर अकर हुआ है उसको उस नंबर के साथ मिला के लिख दिया जाएगा। फिर मैंने एक एडिशन मार्किंग स्कीम में मैंने ये किया कि फ्लैग्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मोर ऑप्टिमाइज्ड कंप्रेशन। ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, जो कि मार्किंग स्कीम में ये नहीं लिखा हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि फ्लैग्स का डिस्कशन भी यहाँ पे कर दें तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो वो फिर हम किसी और दिन समझेंगे कि फ्लैग्स क्या होते हैं।
ओके, गिव 2 रीजंस व्हाई द टेक्स्ट फाइल में हैव बीन कॉम्प्रेस्ड। सही है। अब इसमें भी बच्चों ने बहुत कुछ लिखा है भाई, मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या लिखा है, याद भी नहीं है मुझे, लेकिन अनशन सब कुछ लिख दिया बच्चों ने। सबसे पहली चीज इसमें क्या हो सकती है, टू सेव स्टोरेज, राइट, टू मेक इट क्विकर टू ट्रांसमिट। ये भी हो सकता है कि अगर एक फाइल साइज छोटा होगा वो जल्दी एक जगह से दूसरी जगह भेज दी जाएगी। टू मेक इट स्मॉल इनफ फॉर एन ईमेल अटैचमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीमेल पे कोई चीज़ भेज रहे हो, वैसे अब ऐसा होता नहीं है लेकिन पहले ज़रूर होता था कि ईमेल पे एक लिमिट होती थी बहुत ही थोड़ी सी, कि भाई केबीज में है। अब वो एमबीज की, 1 MB की फाइल भी उसके हिसाब से बड़ी हो जाती थी, तो उसको हमने कुछ ना कुछ करके कॉम्प्रेस करना होता था कि भाई एक ईमेल में चली जाए। अब ये वाला मामला हमें फेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लिखने के लिए कुछ नहीं जा रहा आपका। टू रिड्यूस द बैंडविड्थ नीडेड टू ट्रांसमिट, भाई जो इंटरनेट यूज हो रहा है ना उस फाइल को ट्रांसफर करने में, लेट्स सपोज अगर 10 MB की फाइल है तो 10 मेगाबिट्स यूज हो रहे हैं उसको ट्रांसमिट करने में, लेकिन अगर उसको हमने कॉम्प्रेस करके 5 MB कर दिया तो अब कितने बिट्स यूज होंगे, मेगाबिट्स 5। तो दैट्स वाई जो बैंडविड्थ होगा इंटरनेट का वो अब कम यूज होगा एक कॉम्प्रेस्ड फाइल पे एज कंपेयर टू अनकॉम्प्रेस्ड फाइल। ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ, तो अब हम चलते हैं और आगे। और आगे तो कुछ नहीं है भाई, सॉरी। ये हम कौन सा कर रहे थे अभी, 3 कर रहे थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके भाई, एक स्टूडेंट यूज कर रहा है मोबाइल फोन टू टेक फोटोग्राफ फॉर स्कूल प्रोजेक्ट। फिर क्या हुआ, जो भी हुआ वो पढ़ लीजिएगा आप बाद में। डिस्क्राइब हाउ द फोटोग्राफ वुड बी ट्रांसमिटेड यूजिंग सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। ओके भाई देखो, सिंपल सी बात यह है कि डाटा ट्रांसमिशन जो सीरियल होती है ना, वो 1 एट अ टाइम नहीं होती। सारे बच्चों ने पता नहीं किससे पूछ के लिख दिया है 1 एट अ टाइम, 1 पिक्चर एट अ टाइम। भाई 1 बिट एट अ टाइम, 1 पिक्चर एट अ टाइम। 1 पिक्चर तसव्वुर भी नहीं है कि सीरियल डाटा ट्रांसमिशन में पूरी पिक्चर एक साथ चली जाएगी, तसव्वुर ही नहीं है इस बात का। तो 1 बिट एट अ टाइम जा रहा होगा। हाँ, वो एट अ टाइम, एट अ सेकेंड नहीं होगा। एट अ टाइम वो मिली सेकेंड भी हो सकता है, एट अ मिली सेकेंड, एट अ नैनो सेकेंड भी हो सकता है, बस एट अ टाइम लेकिन 1 जाएगा। क्यों जाएगा वो आगे आ रहा है क्यों जाएगा। और उसके लिए एक कम्युनिकेशन वायर यूज होता है, सिर्फ एक, और उसमें जो है वो 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये 2 बातें, ये दोनों लिख देंगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे आपको। उसके बाद लिखा हुआ है कि बेटा गिव 2 बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसमिटिंग द फोटोग्राफ यूजिंग सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डाटा वॉन्ट बी स्क्यूड। स्क्यूड क्या होता है, ये समझ लें कि स्क्यूड का मतलब क्या होता है, सिंपली कि भाई अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। मिसाल के तौर पे पार्टीशंस जो पैकेट्स बनते हैं ना, उनकी अगर अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए कि वो 8 बिट रजिस्टर्स में पूरे ना बैठ रहे हों, उसको हम कहते हैं डाटा स्क्यूड हो गया। तो होता ये है कि जब वो दूसरी जगह पे पहुंचता है ना स्क्यूड हुआ हुआ डाटा, तो वो अनइवन होता है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैकेट्स की वजह से वो डाटा जब दूसरे एंड पे रिसीव होगा तो वो वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा, करप्ट हो चुका होगा या कोई बात ऐसी हो चुकी होगी। क्योंकि उसमें होता ये है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट होता है या राइट मोस्ट बिट होता है वो एक इजाफी हो जाता है अपने उसकी वजह से, मतलब जो रजिस्टर होता है उसके हिसाब से, तो वो स्क्यूइंग हो जाती है डाटा की। तो खैर वो एक सेपरेट टॉपिक है। अभी ये समझ लेंगे भाई, सीरियल से फ़ायदा ये होगा कि अनइवन नहीं हो पाएगा, स्क्यूड नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ करप्शन और एरर। जाहिर सी बात है कि भाई 1 बिट एट अ टाइम जा रहा है तो चांसेस ऑफ एरर्स बहुत ही कम होंगे। फिर ट्रांसमिशन स्पीड इज एडिक्वेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रांसमिशन स्पीड बिल्कुल बैलेंस रहेगी, बिल्कुल बैलेंस एज कंपेयर टू पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है कि भाई ज़्यादा वायर्स हैं तो डाटा की स्क्यूइंग भी पॉसिबल है कि अनइवन ना हो जाए। फिर ट्रांसमिशन स्पीड तो तेज़ होगी लेकिन एडिक्वेट नहीं होगी। तो पता ये चला कि कभी एक पैरेलल में किसी एक वायर पे ज़्यादा आ रही है, एक वायर पे कम आ रही है, तो कहीं एक पैकेट पहुंच गया, एक पैकेट बाद में पहुंचा, तो पता चला कि डाटा करप्ट हो गया। सही है। स्टेट 1 बेनिफिट ऑफ यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। सिर्फ उसका एक ही फ़ायदा हो सकता है कि भाई वो जल्दी क्विकर हो जाएगा और इसमें और कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद भाई ये तो सब लोगों ने तकरीबन अजीब सा ही इसका आंसर दिया था, राउटर इसका आंसर था। Photographs are also transmitted across a network to cloud storage. A device on the network forwards the data to its correct address. हमने पढ़ा था कि भाई राउटर क्या काम करता है, ऑप्टिमल पाथ को देखता है, सबसे ज़्यादा कौन सा है उस पर फ़ौरन से आपको कनेक्ट करवाता है और आपका डाटा ट्रांसफ़र करवा देता है। ये तो हमने राउटर की बेसिक फंक्शनिंग में पढ़ा था और बच्चों ने इसमें पता नहीं क्या क्या लिख दिया। एक बच्चे ने तो हार्ड ड्राइव लिख दिया इसमें,
मतलब समझ नहीं आया मुझे कि भाई हार्ड ड्राइव, लाइक वाओ। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय क्लाउड स्टोरेज। इस पे बच्चों ने बहुत कुछ लिखा है कि आपको डाटा जो है वो खरीदना नहीं पड़ेगा, आपको हार्ड ड्राइव नहीं लगानी पड़ेगी, वो पता नहीं क्या होगा, इससे ये होगा, तेज हो जाएगा, फला हो जाएगा। भाई कुछ नहीं है, अ कलेक्शन ऑफ सर्वर दैट स्टोर्स द डाटा रिमोटली। किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने ये क्लेम किया हुआ है कि भाई हम क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मतलब है, उनके पास बहुत सारे पीसी रखे हुए होंगे, उनमें हजारों जीबीज की स्टोरेज होगी, टीबीज की स्टोरेज होगी, वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे एक चंक ऑफ दैट स्टोरेज, और वो कह रहे होंगे कि भाई ये हमने आपको रिमोटली एक्सेस के लिए दे दी है। अब जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा, तकरीबन यही होता है हमेशा कि जब आपका इंटरनेट कनेक्ट होगा, आप हमारे सर्वर पे आएंगे, अपना डाटा देखेंगे, चेंज करना चाहें चेंज कर लें, एडिट करना चाहें डिलीट, जो भी आप करना चाहें अपने एक पीसी की तरह वो करें, और रिमोटली कर लें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमें अपनी डायरेक्टली प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज को नहीं बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि हम डायरेक्टली उस पर काम कर रहे होंगे रिमोटली। ठीक है, रिमोट एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम थ्रू एन इंटरनेट कनेक्शन, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। गिव वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टोरिंग द फोटोग्राफ्स इन क्लाउड स्टोरेज इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम लोकली। इसमें क्या हो सकता है, सबसे बड़ी बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि बेटा लेस सिक्योर, क्योंकि हमें पता होगा ना कि हमारे पीसी में हमने एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है नहीं किया हुआ, कोई वायरस तो नहीं आ गया, हमें पता होगा ना भाई उस थर्ड पार्टी बंदे के हार्डवेयर पे मैं रिलाई कर रहा हूँ। सही है, लिखा हुआ भी है रिलायंट ऑन थर्ड पार्टी हार्डवेयर, तो मतलब इसमें यही है कि सिक्योरिटी रिस्क है। फिर मे लूज एक्सेस व्हेन नेटवर्क इज डाउन, डेफिनेट सी बात है कि जब हमारा नेटवर्क डाउन होगा तो एक्सेस क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, नहीं होगा एक्सेस। तो पता ही चला कि हमने इतना क्रूशल डाटा रखा हुआ था, अचानक से हम कहीं बाहर गए, याद आया ओ हो पैकेज तो लिया ही नहीं था हमने, पैकेज नहीं आता, वो कैसे एक्सेस करें जी, एक्सेस ही नहीं हो सकता। तो इन तीनों में से इसमें से कोई एक भी लिख देंगे ना तो काफी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो 2 नंबर के सवाल हैं जिनमें मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस किए ना, उसका मतलब है कि उसमें 2 पॉइंट्स भी लिख देंगे तो पूरे नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, मिल जाएंगे। ठीक है, परेशान नहीं हुआ करें, परेशान नहीं हुआ करें। अच्छा जी, 4 का पार्ट बी तो हमने कर लिया है, फिर हम 4 के पार्ट सी पे जाएंगे। नहीं नहीं, हम किस पे जाएंगे भाई, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। खैर 5 पे आते हैं। A programmer writes a program using a high level language. Take one box to show which statement is correct about writing a program in high level language. Okay. Mnemonics are used to create instruction. ये तो किसी सूरत में नहीं हो सकता, ये तो आपको अंदाजा होना ही चाहिए। Computer hardware is hard. Computer program is harder to debug than a low level language program. ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को डीबग करना तो सबसे आसान होता है। जो मशीन लैंग्वेज होती है, जो 0 और 1 की कॉम्बिनेशन, उसमें से एरर निकालना सबसे मुश्किल हो रहा होता है, क्योंकि उसमें तो पूरी स्क्रीन पे 0 और 1 ही भरे हुए होते हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा होता। हाई लेवल लैंग्वेज में तो इतना आसान है, कंपाइलर दिया हुआ है, खुद ही आपको जी वो निकाल के दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये एरर है, ये कर लें, यूँ कर लें, यूँ सही करने की तरीके भी बता रहे हैं वो आपको। फिर आखिरी पहले पढ़ रहा हूँ, फिर सी पे आता हूँ। द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर कैन बी डायरेक्टली मैनिपुलेटेड। नो, ये नहीं हो सकता। हाई लेवल लैंग्वेज का डायरेक्टली सीपीयू से लिंक नहीं होता, बल्कि उसको एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, ट्रांसलेटर उसका प्रोग्राम कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, फिर उसको समझ में आता है। तो डायरेक्टली मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप हार्डवेयर को हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू। द कंप्यूटर प्रोग्राम इज मशीन इंडिपेंडेंट। यस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में आप कर रहे हो वो मशीन इंडिपेंडेंट है ना, वो अपने आप में ही एक प्रोग्राम है, वो जब कंपाइल होगा उसके बाद वो मशीन पे डिपेंडेंट होगा। जब तक वो अपने आईडीई में हो रहा है, वो कोडिंग एडिटर पे हो रहा है, तो तब तक वो मशीन इंडिपेंडेंट है, उसका मशीन से कोई लिंक नहीं है। लेट्स सपोज आपने कोई भंड मार दिया प्रोग्रामिंग करते हुए पाइथन में, C++ पे, तो वो अभी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो मशीन में अभी एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं था। जब वो एग्जीक्यूट होगा, ऑब्जेक्ट सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर वो समझेगा, समझाएगा कंप्यूटर को, उसके बाद कुछ होगा। समझ आ रही बात को? तो भाई ये वाली बात है। ओके, फिर पार्ट बी पे आते हैं। द प्रोग्रामर यूजेस द कंपाइलर टू ट्रांसलेट द कंप्यूटर प्रोग्राम। डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर ट्रांसलेट्स। अल्लाह अकबर, इस पे तो भाई साहब जितने तरह के आंसर आए ना, वेराइटी ऑफ आंसर्स, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं किसी दिन बताऊंगा क्लास में, पेपर अगर लेके आना नसीब हुआ तो। पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, वो यूं पढ़ता है, यूं करता है, वो रेड कलर कर देता है, वो ब्लू कलर कर देता है। अरे भाई कलर्स कहाँ से आ गए इसमें? हाउ द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है बेटा। 3 नंबर का है, 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड इनटू लो लेवल कोड, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं या मशीन कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, इट ट्रांसलेट्स ऑल द कोड बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड। कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड पहले
ट्रांसलेट कर देता है और सारे एरर्स बाद में इकट्ठे बताता है। और सबसे बड़ी बात जो ये करता है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है कि बार बार आपको अपने प्रोग्रामिंग एडिटर पे आके खोलने की जरूरत नहीं है पूरी प्रोग्रामिंग को और उसको कंपाइल करने की, बल्कि अब कंपाइल करने के बाद एक अदद एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी गई है कि जिस पे आप डायरेक्टली डबल क्लिक करो और जब चाहे अपना प्रोग्राम रन कर लो। लेट्स सपोज मैंने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाया पाइथन के अंदर और मैं चाहता हूं कि मुझे VS कोड खोले बगैर ही मैं डायरेक्टली, या पाई चार्म खोले बगैर ही डायरेक्टली मैं अपना वो सिंपल कैलकुलेटर खोल लूँ, तो मैं उस एग्जीक्यूटेबल फाइल पे जाके डबल क्लिक करूंगा और क्या होगा कि बेटा वो प्रोग्राम चल जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको पाइथन की एग्जांपल गलत दी है, ये C++ पे होगा क्योंकि C++ कंपाइलर यूज करता है और पाइथन कंपाइलर यूज नहीं करता, वो इंटरप्रेटर यूज करता है नॉर्मली। सही है। डिस्क्राइब हाउ द कंपाइलर रिपोर्ट एरर। इस पे भी भाई बच्चों ने बहुत भंड मारे थे। सबसे पहला जो काम वो करता है ना, इट क्रिएट्स एन एरर रिपोर्ट आफ्टर ट्राइंग टू कंपाइल। समझ लेंगे पूरा प्रोग्राम जब वो कंपाइल करता है ना, तो उसके बाद एक इकट्ठी एरर रिपोर्ट बनाता है। लाइन 6, लाइन 8, लाइन 10, लाइन 15, लाइन 100, यहाँ एरर्स हैं भाई, रिपोर्ट बन गई पूरी। अब एक एक लाइन पे जाओ और अपने एरर्स को रेक्टिफाई करते चले जाओ। ठीक है। ऑल एरर्स मस्ट बी करेक्टेड बिफोर एग्जीक्यूशन कैन टेक प्लेस। ये कंपाइलर मेक श्योर करवाता है कि भाई मशीन कोड में कन्वर्ट करने से पहले यूजर सारे के सारे एरर्स को सही कर ले, करेक्ट कर ले, तब ही मैं मशीन कोड में एग्जीक्यूट करवाने के लिए भेजूंगा आगे। ये 2 बातें लाजमी लिखनी होंगी इसमें। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और भी याद रखेंगे, जो जो चीज़ें मैं बोलता जा रहा हूँ ना, ये सिर्फ इतनी ही नहीं लिखनी, यानी इतनी भी लिख सकते हो, लेकिन इसको अपनी वर्डिंग्स में इसी बात को बताना चाहिए आपको। मतलब आपने अपनी वर्डिंग्स यूज करनी है इसी बात को बताने के लिए जो मैंने कही, किसी भी सेंस में बताई जा सकती है। ठीक है। आंसर्स आप अपने ग्रामेटिकली हिसाब से लिखोगे, वो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन बस उसमें ये पॉइंट उसके अंदर ये होना जरूर चाहिए, ये बात जरूरी है। ठीक है। सी पे आते हैं भाई। द प्रोग्रामर यूजेस एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। क्या होता है बेटा? IDE वो होता है कि जो हर लैंग्वेज के लिए एक सॉफ्टवेयर बनता है ना, कि जिसपे वो लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग होती है, उसको कहते हैं उस लैंग्वेज का IDE। जैसे C++ की प्रोग्रामिंग करनी है तो डेव C++ हो गया, या कोई और हो गया, ये सारे क्या है उसका IDE है। पाइथन पे प्रोग्रामिंग करनी है तो भाई VS कोड पे आ जाओ, पाईचार्म पे आ जाओ, रेपलेट पे आ जाओ, ये क्या है? ये उसके IDEs हैं। तो IDE का कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि हर लैंग्वेज का जो एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जिसपे उस लैंग्वेज की कोडिंग की जाती है, वो उस लैंग्वेज का IDE कहलाता है। कह रहे हैं कि भाई एक फंक्शन IDE का ये कि उसके अंदर बिल्ट इन कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर। ठीक है, बिल्ट इन दोनों होते हैं। कुछ और भी बताओ। तो कुछ और क्या है भाई? कोड एडिटर होता है उसके अंदर, जहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लिखते हो, वो कोड एडिटर कहलाता है, वो होता है लाजमी। रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। क्या मतलब? उसी टाइम, रन टाइम कहते हैं ऑन टाइम कोई काम करवाना, कि भाई उसी टाइम अपना प्रोग्राम कंपाइल करो, रन करके देख लो। रन टाइम एनवायरनमेंट है आपके पास, जो आपको किसी नॉन IDE में नहीं मिलेगा। डेफिनेट सी बात है। बिल्ट इन इंटरप्रेटर भी होता है, जब भी मैंने आपको बात कही थी, जैसे पाइथन है, पाईचार्म डाउनलोड करोगे तो क्या होगा कि आपको बिल्ट इन इंटरप्रेटर भी मिल जाएगा। एरर डायग्नोस्टिक्स, जो कंपाइलर एरर शो करता है वो किसकी वजह से? भाई वो सॉफ्टवेयर IDE की वजह से करता है, क्योंकि उस IDE में कंपाइलर एक पार्ट है जो कि एरर्स को बताएगा। तो जाहिर सी बात है कि IDE जो सॉफ्टवेयर है वो कंपाइलर का यूज करके आपको एरर की डायग्नोस्टिक्स देगा, बताएगा कि भाई ये एरर्स आए हैं आपके पास। तो ये आपको सब कुछ कहाँ मिल रहा होगा? उस लैंग्वेज के IDE के अंदर मिल रहा होगा। ऑटो करेक्शन, जो आजकल जितने भी IDEs आ रहे हैं उनके अंदर ऑटो करेक्शन आ रही है। आप कोई लिखते लिखते कोई गलती कर गए तो वो खुद ब खुद ही क्या बेटा? ऑटो करेक्ट हो जाएगी। ऑटो कंप्लीशन, वो खुद ही सजेशन भी कभी कभी आपको दे रहा होगा कि भाई आगे आप ये लिखना चाह रहे हो, हाँ, जैसे आपने एक क्लिक मारा, हाँ, वो पूरी लाइन लिखी हुई आ गई। ठीक है। ये AI की तो खैर मैं क्या कहूँ, बस ये समझ लो कि सेल्फ AI से पहले भी ये काम हो रहा था ऑटो कंप्लीशन वाला, तो AI का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा पार्ट है। प्रिटी प्रिंट क्या होता है बेटा? जो आपने देखा होगा कभी भी प्रोग्रामिंग हो रही होती है तो मल्टीपल कलर्स में टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा होता है, उसको टेक्स्ट हाईलाइटिंग भी कहते हैं और उसको प्रिटी प्रिंट भी कहते हैं। जस्ट बिकॉज कि वो यूजर को देखने को अच्छा लगेगा, वरना खाली ब्लैक या खाली व्हाइट में लिखा हुआ होगा तो डेफिनेट सी बात है कि उससे बंदा बोर हो जाएगा। बल्कि फंक्शंस का कलर अलग है, स्टेटमेंट्स का कलर अलग है और हेडर फाइल्स का कलर अलग है। इस अलग अलग कलर से क्या होता है कि थोड़ा सा देखने में अच्छा फील होता है, बस ये होता है, बाकी और कोई फर्क नहीं होता बेटा इससे। ठीक है। आ जाते हैं जनाब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया है। नहीं, मिस तो कुछ नहीं किया, शुक्र है अल्लाह का। 6 पे आते हैं।
अल्लाह अकबर, इस पे जो बच्चों ने बढ़ मारे हैं भाई साहब, ये तो 6 नंबर मैं कहता हूँ मुफ्ते के थे यार। मतलब कोई मुफ्त में 6 नंबर चाह रहा हो ना तो वही सवाल अटेम्प्ट कर ले, मुफ्ते के नंबर मिल रहे थे उसको, उसने छोड़ दिया। कुकीज आर स्मॉल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एच डबल टी पी एग्जीक्यूटेबल। ओ भाई क्या तुक्का भी मारो तो कुछ तो जहन लड़ाओ बेटा, आप बात समझ लो, जो मैंने यहाँ लिख दिया वो देख लो। कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल दैट आर सेंड बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड अ वेब सर्वर। सिंपल है, जो आप खोल रहे हो वेब ब्राउजर है आपके पीसी पे, जो दे रहा है आपको कुकीज वो वेब सर्वर है जहां से आ रहे हैं। सेशन कुकीज आर स्टोर्ड इन मेमोरी, यूजर की सेकेंडरी मेमोरी, सॉरी मेमोरी यानी कि रैम में स्टोर होते हैं, प्राइमरी में रैम में होते हैं, एंड नॉट इन द यूजर सेकेंडरी स्टोरेज। सेशन कुकीज जो उसी वक्त के लिए होते हैं। व्हेन द वेब ब्राउजर इज क्लोज्ड, सेशन कुकी इज लॉस्ट, वेयर एज परसिस्टेंट कुकी जो है वो लॉस्ट नहीं होता क्योंकि वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। कुकी के अंदर होता क्या क्या है बेटा, 3 चीजें होती हैं जो आप कर सकते हो, सही है। पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, एड्रेस। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी आप वेबसाइट पे अपना नाम और सरनेम और एड्रेस और फोन नंबर कभी लिख दो तो अब गूगल नेक्स्ट वेबसाइट के लिए ना, गूगल भी सही या कोई और वेबसाइट हो गई वो भी सही, वो आपको खुद ही जैसे आप नेम वाले किसी और वेबसाइट पे जाकर टैब पे एंटर करोगे ना, खुद ही नाम लिखा हुआ होगा आपका कि भाई ये नाम चाहिए, हाँ ये आईडी चाहिए, ये है ना, हाँ यही है। तो ये पर्सनल डिटेल्स को सेव कर लेते हैं, लॉगिन डिटेल्स को सेव कर लेते हैं। जैसे फेसबुक पे आपने एक बार लॉगिन किया और आपने सेव कर दिया अगर, तो जाहिर सी बात है आपको बार बार वो सारी चीज़ें तो नहीं मांगेगा, आईडी दो पासवर्ड दो नहीं मांगेगा ना। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि वो अब सेव हो चुका है। ट्रैकिंग यूजर प्रेफरेंसेस, यूजर के प्रेफरेंसेस के भाई यूजर को क्या चीज़ पसंद है, डार्क थीम पसंद है, ये चीज़ पसंद है, फला चीज़ पसंद है, उसको ये थीम बार यहाँ पे चाहिए था, वहाँ पे सारी चीज़ें कुकीज़ में स्टोर होती हैं। होल्डिंग आइटम्स इन एन ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, आप अली एक्सप्रेस पे गए हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, जो कार्ट के अंदर आइटम्स स्टोर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कुकीज़ में स्टोर होते हैं। कौन से वाले, उसमें सेशन कुकीज़ में स्टोर होते हैं। यूजर प्रेफरेंसेस परसिस्टेंट में स्टोर होती हैं। लॉगिन डिटेल्स परसिस्टेंट में होती है, सेविंग पर्सनल डिटेल्स परसिस्टेंट में होती है। ये बात बेटा याद रखना कि ये परसिस्टेंट में होती हैं, सही है। अच्छा जी आगे चलते हैं। यहाँ जो तस्वीर हमें देखने को मिली है, बस लग रहा था कि अब तो कुछ और ही देखने को मिलेगा, बस पता नहीं कहाँ से हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमने वो पेपर ही बंद कर दिए फिर। खैर, distributed denial of service DDoS attack is a cybersecurity threat. Draw and annotate a diagram to represent the process of DDoS. Distributed denial of service attack। भाई मेरे पता नहीं बच्चों ने क्या क्या लिखा है, इसमें हैक हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, फला हो जाता है, डाटा छीन लेते हैं आपका, साइबर बुली हो जाती है। ओ भाई साहब समझो बात को, सीएस के स्टूडेंट हो ना, सीएस के स्टूडेंट की तरह ही एक्ट करना चाहिए, बच्चों की तरह नहीं। डीडॉस अटैक किसी वेबसाइट पे उसका डाटा हैक करने के लिए नहीं मारा जाता, ये हमेशा के लिए याद रख लो। डीडॉस अटैक किसी वेबसाइट पे मारा जाता है उस पे इररेलेवेंट ट्रैफिक लाने की वजह से कि उसका सर्वर क्रैश हो जाए। जो अब देखो होता क्या है, पॉइंट्स पढ़ते हैं पहले। मैलवेयर डाउनलोडेड टू सेवरल कंप्यूटर्स टर्निंग इट इनटू अ बॉट या ज़ॉम्बी। अब देखो थर्ड पार्टी से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो थर्ड पार्टी से जो ये वाला एरो गया है ना, ये क्या बता रहा है आपको भाई, सबसे पहले हैकर क्या करेगा, एक नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। नेटवर्क का पार्ट जैसे ही हैकर बनेगा वो इनिशिएट करेगा किसी भी एक आईपी एड्रेस पे एक अटैक। समझ लो कि वो किसी मोबाइल पे हुआ, किसी कंप्यूटर पे हुआ, उसने सबसे पहला इनिशिएट किया अटैक को और वो किसी कंप्यूटर पे हुआ। जैसे ही उस कंप्यूटर पे वो अटैक, अब उसने अटैक क्या करना होगा, कोई स्क्रिप्ट फाइल होगी उसके पास जो कि उस कंप्यूटर को रीडायरेक्ट करवा देगी उस वेबसाइट की तरफ जिसपे वो डीडॉस मारना चाह रहा होगा। तो थर्ड पार्टी कंप्यूटर जैसे ही इनिशिएट करेगा उस नेटवर्क में घुसने के बाद एक अटैक किसी भी बॉट के ऊपर, सॉरी किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, तो वो उसको क्या बना देगा बेटा, एक बॉट बना देगा और इस तरह से उस नेटवर्क में वो मजीद बॉट्स बनाता जाएगा जब तक कि क्या होगा, एक बॉटनेट ना बन जाए। बॉटनेट क्या होता है कि बहुत सारे बॉट्स या कंप्यूटर के ज़ॉम्बीज मिल जाएं किसी एक नेटवर्क में तो वो एक बॉटनेट बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो करेंगे क्या, उसने जो अटैक किया होगा ना, जो उसके पीछे स्क्रिप्ट लिखी हुई होगी, वो करेगी क्या, जिस वेबसाइट पर डीडॉस करना होगा ना, वो सारे बॉट्स मिलके उसको रिक्वेस्ट भेजने शुरू कर देंगे। रिक्वेस्ट क्या मतलब, उसको खोलना शुरू कर देंगे उस वेबसाइट को खुद ही।
उन लोगों को नहीं पता होगा कि हमारा कंप्यूटर क्या कर रहा है, बल्कि वो बैकग्राउंड में वो वायरस जो उसके अंदर डाला गया था या मैलवेयर जो उसके अंदर डाला गया था वो खुद ही ये काम कर रहा होगा कि उस वेबसाइट की तरफ उसको रिडायरेक्ट कर रहा होगा। और इतनी ज्यादा देखो, हर सर्वर की ना एक लिमिट होती है ट्रैफिक को होल्ड करने की। ट्रैफिक क्या होता है, जितने लोग एक वेबसाइट को खोल रहे हैं वो ट्रैफिक कहलाता है। तो हर वेब सर्वर की एक लिमिट होती है कि भाई इतना अमाउंट ऑफ ट्रैफिक मैं झेल सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं झेल सकता, ठीक है। तो अब उस हैकर ने क्या किया कि जब बॉटनेट बना दिया, पूरे बॉट्स का एक नेटवर्क बना दिया और सारे बॉट्स मिलकर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, खोलने की कोशिश कर रहे हैं उस वेबसाइट को, तो होगा क्या, वो वेबसाइट का सर्वर क्रैश हो जाएगा, उसकी रैम की स्टोरेज कैपेसिटी फुल हो जाएगी और सर्वर क्रैश हो जाएगा। तो अब जो लेजेंड बंदा उस वेबसाइट को खोलने की कोशिश कर रहा होगा, लेट सपोज कि किसी ने फेसबुक पे डीडॉस, वैसे तो फेसबुक पे डीडॉस मारा नहीं जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रैफिक होल्ड करती है वो अव्वल तो, लेकिन एक एग्जांपल है, अगर फेसबुक एक छोटी सी वेबसाइट होती है और उस पर बस कुछ ही लोग उसको यूज करते होते और कोई उस पर डीडॉस मारता, तो वो करता क्या कि किसी एक नेटवर्क में घुसता, वहाँ के सारे तो नहीं, जितने भी उससे हो पाते उन सारे कंप्यूटर्स को वो बॉट्स बनाता, वो सारे कंप्यूटर्स फेसबुक को बैकग्राउंड में खोल रहे होते, फेसबुक के पास रिक्वेस्टों पे रिक्वेस्टें पहुंच रही होती हैं कि भाई हर बंदा इसको एक्सेस कर रहा है, फेसबुक का सर्वर एक टाइम पे आके फुल होता और क्रैश कर जाता। अब जो रियल बंदा फेसबुक खोलना चाह रहा होता है, जैसे कि मैं और आप, तो हम जब फेसबुक खोले होते हैं तो पता चला स्लो लोडिंग हो रही है, पता चला वेबसाइट ही नहीं खुल रही, पता चला जी कोई मसले आ रहे हैं वेबसाइट में, 404 के एरर आ रहा है, कोई और चीज आ रही है। तो क्यों हो रहा होता, क्योंकि इस पे डीडॉस मारा गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इनशाला कोई भी मसला हो भाई बाद में पूछ लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, बाद में पूछ लेना। ओके, अब वो कह रहे हैं कि भाई बताओ, टू एम्स बताओ, डीडॉस क्यों मारा जाएगा। जाहिर ही बात है, रिवेंज के लिए मारा जा सकता है, किसी कंपनी की रेपुटेशन डाउन करने के लिए, किसी एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए, भाई चलो आओ तफरी में बॉट इसको डीडॉस कर देते हैं। टू डिमांड अ रैंसम, ये बहुत होता है भाई, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, पैसे दोगे तो बात बनेगी आगे, वरना नहीं बनेगी। पैसे के लिए हो सकता है। टू टेस्ट सिस्टम्स रेजिलेंस, कि भाई एक सिस्टम की रॉबस्टनेस देखी जा सकती है कि क्या ये वेबसाइट जो क्लेम करती है कि हमें कोई हैक नहीं कर सकता, डीडॉस नहीं कर सकता, क्या ये वाकई में क्लेम में पूरी उतरती है। आओ इसको डीडॉस मार के देखते हैं, फिर हम इसको शो करेंगे। तुम तो कहते थे कि भाई ऐसी तगड़ी वेबसाइट है, ये क्या कचरा है, ये तो है कि नहीं। Give to security solutions that can be used to help prevent a DDoS at being हाँ सक्सेसफुली प्रिवेंट कर ले, सही है। डीडॉस अटैक को बताओ कोई ऐसी चीज है। प्रॉक्सी सर्वर यूज करो, सबसे पहले तो फायरवॉल यूज करो, और फिर क्या करो, कंप्यूटर के एंटी मैलवेयर सिस्टम्स को बहुत ज्यादा, क्योंकि सबसे पहला जो हमने उसमें अभी देखा ना, उस डायग्राम में वो क्या था कि सबसे पहला काम क्या हो रहा है, कंप्यूटर्स में मैलवेयर डाउनलोड किया जा रहा है। जाहिर बात है, जब कंप्यूटर में मैलवेयर डाउनलोड होगा तभी वो कंप्यूटर एक्ट करेगा ना एज अ बॉट, उससे पहले तो नहीं करेगा। तो इसलिए कंप्यूटर में एंटी मैलवेयर को अपडेट रखोगे तो फायदा होगा। उसके बाद आ जाओ, हाँ भाई कंप्यूटर कनेक्ट हुआ है एक नेटवर्क में, उसको एक IPv4 एड्रेस असाइन किया है, तो बताओ विच डिवाइस वुड असाइन द IPv4 एड्रेस। भाई डोमेन नेम सर्वर नहीं करता, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैक एड्रेस देता है। मैक एड्रेस एक राउटर होता है जिसपे हम जैसे ही कनेक्ट करते हैं वो हमारी डिवाइस को एक IPv4 एड्रेस देता है। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल और V4 यानी कि वर्जन 4 एड्रेस, हमने पढ़ा था 32 बिट का होता है ये। आगे डिटेल यही आ रही है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ IPv4 एड्रेस के, तो इसमें क्या क्या है। ये डेनरी बेस्ड होता है, ये हेक्स बेस्ड नहीं होता। बच्चों ने इसको हेक्सा बेस्ड क्यों लिख दिया पता नहीं भाई, इसमें 0 से 255 तक नंबर की लिमिट होती है। 32 बिट्स होता है, इसमें 4-4 के सेट बने हुए होते हैं, ठीक है, 4-4 के सेट बने हुए होते हैं। नंबर्स के जो सेपरेट किससे होते हैं बेटा, डॉट से होते हैं। देखा होगा आपने 192.168.000.001 इस तरह का कोई एड्रेस होता है, उसको IPv4 एड्रेस कहते हैं। ये एक यूनिक एड्रेस होता है। ये स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक। स्टैटिक कौन सा होता है, जो आपके अमूमन जो आपके ISP से दिया जा रहा होता है, जिससे आपने इंटरनेट लिया हुआ होता है ना परमानेंटली, जैसे आपने किसी कंपनी से ट्रांसफर, स्ट्रॉन्ग फाइबर, फाइबर ऑप्टिक और जो भी नाम है सारे, वो जो आपको IPv4 एड्रेस देते हैं वो स्टैटिक होता है। और डायनेमिक कौन सा होता है कि जब आप किसी नेटवर्क का पार्ट बनते हो, कोई VPN यूज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो जो IPv4 एड्रेस असाइन होता है वो डायनेमिक होता है, यानी कि चेंजेबल होता है, वो स्टैटिक नहीं होता।
पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। जाहिर बात है किसी पब्लिक नेटवर्क में असाइन करोगे अपने आप को तो वो पब्लिक मिलेगा आपको, प्राइवेट में करोगे तो प्राइवेट मिले। प्राइवेट का मतलब है कि आपने परचेज किया हुआ है किसी से नेट, तो वो आपको जो IPv4 मिल रहा है वो प्राइवेट होता है, ठीक है। इट कंटेन्स द नेटवर्क प्रीफिक्स एंड द होस्ट नंबर। बेसिकली जब आप पढ़ोगे ना कि भाई नेटवर्क प्रीफिक्स और होस्ट नंबर क्या होता है, लेट सपोज एक IPv4 एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है बेटा 192.168.1.10। तो इसमें 192 से लेके यहाँ तक जो है ना ये नेटवर्क प्रीफिक्स है, और जो 10 है ना ये होस्ट नंबर है, सही है। तो होस्ट नंबर जो होता है ना वो ये बताता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक डिवाइस को विद इन अ गिवन नेटवर्क, ये आपकी डिवाइस का नाम होता है, समझो ये जो होस्ट नंबर होता है किसी भी नेटवर्क, ठीक है। और जो नेटवर्क प्रीफिक्स होता है ना वो ये पोर्शन ऑफ द IP एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द नेटवर्क टू विच अ डिवाइस बिलोंग, और जिस नेटवर्क पे आपकी डिवाइस जिससे बिलोंग करती है वो ये वाला पार्ट होता है जो मैंने टिक किया हुआ है, और जो आपकी डिवाइस का नाम होता है वो लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं पार्ट C की तरफ। 9 पे आ गए। अच्छा, वन कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज द इन्फेरेंस इंजन। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैप्टर था, पता नहीं बच्चों ने इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द अदर 3 कंपोनेंट्स इन एन एक्सपर्ट सिस्टम। समझ लो AI का जो होता है ना बैकएंड पे वो एक्सपर्ट सिस्टम होता है। इन्फेरेंस इंजन उस AI के एक्सपर्ट सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है। मेन चीज क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम, इन्फेरेंस इंजन एक पार्ट है। पूछ रहे हैं कि बताओ 3 मजीद कोई और कंपोनेंट बता दो एक्सपर्ट सिस्टम के। तो सबसे पहला होता है रूल बेस। रूल बेस के अंदर क्या होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए होते हैं, बताता हूँ किस बात के। दूसरा होता है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस के अंदर सारा डाटा होता है। लेट सपोज जैसे चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी के पास सारा का सारा क्या है, डाटा है ना, बहुत सारा। वो सारा डाटा जो है ना उसकी नॉलेज बेस है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, रूल बेस क्या करता है कि भाई कौन से डाटा को किस लिंक से किस कीवर्ड से लिंक करना है, ये है रूल। मिसाल के तौर पे मैंने किसी मैथमेटिकल नोटेशन कोई चैट जीपीटी से अगर पूछी है तो वो मैथ वाली डेटाबेस में जाके मेरी सर्च को लिंक करके देखेगा कि वहां पे कोई डाटा ऐसा फाउंड हो रहा है या नहीं हो रहा। वो केमिस्ट्री वाली डेटाबेस में जाके सर्च नहीं करेगा। ये है रूल कि भाई जिस तरीके की सर्च आ रही है उसको उस तरीके के नॉलेज बेस की डेटाबेस में जाके सर्च करना है। ये इन दोनों का लिंक है। तो रूल बेस ये बताएगा कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, कौन सी बेस किस तरह की सर्च पे लिंक करनी होगी, कहाँ पे नहीं करनी होगी। और नॉलेज बेस आपको क्या बताएगा कि भाई नॉलेज सारी उसके अंदर पड़ी हुई होगी, डाटा सारा उसके अंदर पड़ा हुआ होगा। और इंटरफेस क्या होता है बेटा, इंटरफेस वो होता है कि जो यूजर यूज कर रहा होता है जिस चीज को, तो वो उसका इंटरफेस कहलाता है। जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होता है, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का एक अपना इंटरफेस है, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह GUI हो सकता है, CLI हो सकता है, डिपेंड करता है कि इंटरफेस उस चीज का क्या है। GUI बना हुआ है, CLI बना हुआ है, जो भी बना हुआ है वो इंटरफेस कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ इन्फेरेंस इंजन इन एक्सपर्ट सिस्टम, इट मेक्स डिसीजन बाय अप्लाइंग रूल्स लॉजिक्स। अब इन्फेरेंस इंजन जो एक्सपर्ट सिस्टम का ही पार्ट है वो सारे के सारे डिसीजंस को बनाता है, डिसीजंस लेता है। और डिसीजन लेता कहां से है, रूल्स और लॉजिक्स और नॉलेज से। और वो कहां से आती हैं, वो अदर कंपोनेंट से आती हैं जो हमने ऊपर पढ़ा, किससे बेटा, रूल बेस से और नॉलेज बेस से। तो इन तीनों चारों चीजों का आपस में इतना ज्यादा लिंक है कि इन्फेरेंस इंजन उन 3 ऊपर दी गई चीजों के बगैर कुछ भी नहीं है। लेकिन चारों जो है वो पार्ट किसका है, एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ रिजल्ट या डायग्नोसिस, ये एक रिजल्ट प्रोवाइड करता है और डायग्नोसिस। लेट सपोज अगर हमने अभी चैट जीपीटी पे कोई भी चीज सर्च की है तो सबसे पहले इन्फेरेंस इंजन जो है वो उसमें आएगा, डिसीजन लेगा। और डिसीजन लेगा कहां से, नॉलेज बेस को यूज करेगा, रूल बेस को यूज करेगा, और फिर एक रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। और वो रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ रहा होता है, सही है। आगे चलते हैं। A user has both सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब भाई मुझे तो हैरानी हो रही थी कि इस सवाल में भी बच्चों ने भंड मारे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पता बच्चों को कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यानी हद से ज्यादा गई गुजरी बात है एक बच्चे के लिए। गिव एन एग्जांपल ऑफ ई सॉफ्टवेयर इन योर आंसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा हर उस सॉफ्टवेयर कहते हैं जो सिस्टम
को चलाने के लिए काम आए। सिस्टम जिसके बगैर ना चल पाए उसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तभी मैंने लिखा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सर्विसेज विच आर कंप्यूटर रिक्वायर्स, वेयर एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड सर्विसेज दैट आर यूजर रिक्वायर। भाई जो सारे सिस्टम को चीज़ें चाहिए होंगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर देगा ना उसको। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हो गई, लिनक्स हो गई, यूनिक्स हो गई, उबुंटू हो गई, ये किसके काम आएंगी? ये सिस्टम के काम आएंगी। मिसाल के तौर पे आपने लाखों रुपए का पीसी बना के रख लिया, i9 का लेटेस्ट प्रोसेसर ले आए, 4090 RTX आपने उसमें ऐड कर दिया, 128 GB की DDR5 रैम इंस्टॉल कर दी, LED बेहतरीन, केस बेहतरीन, सब कुछ बेहतरीन, लेकिन अगर सिर्फ उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो पूरा लाखों का सेटअप क्या है? कचरा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या होगी कि जो सिस्टम को चला के दे, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। सही है। तो वो सर्विसेज सारी की सारी जो कंप्यूटर को चाहिए होंगी वो बेटा कौन प्रोवाइड करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो हम अपने यूज के लिए इंस्टॉल करते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने दोनों की लिख दी हैं, पढ़ लें आप। अपने लिए जो हम यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, वो वेब ब्राउजर हो सकता है, वो कोई एडोब का प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। अब मुझे बताओ, अगर MS ऑफिस ना हो तो कंप्यूटर को चलने में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। एडोब फोटोशॉप ना हो कंप्यूटर को क्या क्या फर्क पड़ना है? हमें अपने यूज के लिए करना होता है तो हम करते हैं, नहीं करना होता तो नहीं करते। स्टेट विच कंपोनेंट इन द कंप्यूटर वुड स्टोर बोथ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। भाई पता है हमें कि जैसे ही पावर टर्न ऑफ होती है रैम में से हर चीज निकल जाती है, तो हमें लाजमी बात है कोई सेकेंडरी स्टोरेज चाहिए होगी ना इन दोनों तरह के सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। तो सेकेंडरी में क्या आएगा? हार्ड ड्राइव आएगी। हार्ड ड्राइव अब पुरानी हो चुकी है, लोग क्या यूज करते हैं बेटा? SSD यूज करते हैं। SSD भी पुरानी हो चुकी है, अब लोग क्या यूज करते हैं? NVMe, M.2 यही यूज कर रहे होते हैं ना, या SD कार्ड हो सकता है, चलो किसी चीज में तो ये लिखना होता है। तो बहरहाल आज का हमारा ये सफर तमाम हुआ, ठीक है। ये आपका जो P1 का जो एग्जाम हुआ था ये आज हमने डिस्कस किया था। तो आई थिंक हमने काफ़ी हद तक अपना काम पूरा कर लिया है। तो बहरहाल अगर आपको मज़ीद कोई भी चीज़ ऐसी हो कि ना समझ में आई हो, या कोई चीज़ रह गई हो, या कोई ऐसी बात हो जो आपको लगे कि भाई हमें ये पूछना चाहिए, तो आप बिल्कुल पूछिएगा और मुझे इसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, सही लगा, नहीं लगा, कोई मसला, कोई बात, कोई चीज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे पेपर 2 के रिव्यू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।